वाईफाई कौन सा है? में से एक लगा। अच्छा। ये लगाओ, एयरटेल में जी सर, एम आई ऑडिबल? हाँ आवाज आ यहाँ कौन सा है नाम? रही है। ये है ये जीरो टच 5G। इसका पासवर्ड? इसका पासवर्ड ये है एयरटेल 3123। हाँ आपका स्क्रीन थोड़ा सा एक बार हिलाओ तो रविंद्र जी, थोड़ा यूं आड़ा नहीं हो रहा है, इसको रोटेट कराओ थोड़ा। एक मिनट जी। लिंक भेजो। अब ठीक है सर। हाँ आप सही। मैं शुरू करूँ आपको? नहीं, वो फिर उसका बायोडाटा होगा। बायोडाटा 1 मिनट में देता हूँ। आप लगाओ, फोन लगाओ। वो लगो, हाँ लिंक भेजो पहले। 1 मिनट हो, रविंद्र जी करते हैं। Recording in progress. कॉपी करेगा। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो, आवाज नहीं आ रही? हाँ, कैंडिडेट जुड़ गई क्या? जी सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून रविंदर जी। सर इसका जी हाँ, कैसे हो? एकदम बढ़िया, कूल। जी सर, एकदम बढ़िया। और हाँ ड्रेस हाँ, के लिए माफी चाहूंगा सर, वो थोड़ा आउट नहीं ऑफ नहीं, टाउन आ कोई रखा कोई था, इस बात वजह से। नहीं। आप एकदम शांत फील कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल सर। कोई घबराहट वगैरह तो नहीं है? नहीं सर। एकदम रिलैक्स। जी बिल्कुल। तो बातचीत शुरू की जाए। जी सर। हाँ, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दो जिसमें आपका नाम और जिले का नाम नहीं आए। ओके। सर मैंने अपनी 10th क्लास तक की स्टडी मेरे गांव जांगलो से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्लीट करी। उसके पश्चात 12th मैंने पास ही के गांव राशि सर से साइंस मैथ्स में 83% के साथ पास करी। उसके पश्चात मैंने अपनी बीटेक की डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में MNIT जयपुर से 7.75% के साथ प्राप्त करके, और वर्तमान में मैं वीडियो के पोस्ट पर पांचों पंचायत समिति में कार्यरत हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ।
तो अभी आप वीडियो के पद पे कार्यरत हैं? जी सर। हाँ हाँ, कहाँ पे, कौन सी पंचायत समिति में बताया था? पांचों पंचायत समिति जो बीकानेर पांचू डिस्ट्रिक्ट में नोखा पांचू। तहसील अच्छा, में। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है ना? जी। आप वीडियो है करंट में, और आपका मैथ जी सब्जेक्ट सर। था। आपने नौकरी कब ज्वाइन की? अप्रैल 2022 में। अप्रैल 2022 में। और आपकी हॉबी है, एक तो अनसेंट इंडिया के बारे में, माइथोलॉजी और अनसेंट इंडिया के बारे में पढ़ना ना? जी सर। चलो, एक है टीचिंग वॉलेंटरली, है ना? जी। चलिए रविंदर जी, तो अब आपसे बातचीत हम शुरू कर रहे हैं। हाँ, एक दो चीज आप बताइए कि जो वीडियो है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जी। हाँ, तो आप बताइए कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, इनको कब संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? जी सर, पंचायती राज संस्था का जो प्रक्रिया है जिस संवैधानिक मान्यता देने की, वो प्रयास तो काफी सरकारों द्वारा किए गए, लेकिन जो इसका फाइनल इसको प्रोसीजर जो हुआ इसका, वो 93rd अमेंडमेंट जो 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था 1993 में, उसके हम्म सहायता से इसको संवैधानिक मान्यता दी गई थी। हम्म और उसके पश्चात राज्य सरकारों को 1 साल तक का समय दिया गया था कि वो अपने लेवल पर इसके नियम और जो भी प्रारूप है वो निर्धारित करके अधिसूचित करें। हाँ हाँ। राजस्थान में इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1994 को हो चुकी थी। अच्छा, तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी जी। प्रधानमंत्री जी ने कहीं पंचायती राज दिवस पे कोई मीटिंग की है? सर, इसके बारे में माफी चाहूंगा, मुझे जानकारी नहीं है। बिहार में कहीं, मधुबनी में, कल के न्यूज़पेपर में कहीं परसों में पढ़ा हो? वो मैं ध्यान देना भूल गया सर उसमें। चलिए, कोई बात नहीं, थोड़ा करंट से अपन को अपडेट रहना है ना। जी न्यूज़पेपर सर। रोज 1.5 घंटा देना है, न्यूज़पेपर यदि हिंदी के पढ़ रहे हो तो भास्कर पत्रिका, दोनों को, है ना? जी सर। चलिए, आप बताइए कि पंचायती राज संस्थाओं में या आपकी ग्राम पंचायत द्वारा कोई ऐसे 5 काम बताइए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। इसमें पहला तो कार्य में ये कहना चाहूंगा कि जो रोड का जो डेवलपमेंट होता है, इसमें सीसी ब्लॉक्स या फिर जो हम्म। अदर गांव की जो सड़कें होती है ठीक वो बनाना मुख्य कार्य होता है। ठीक और ठीक है। दूसरा सीवरेज के जो कार्य होते हैं उनमें पंचायतों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और दूसरा सीवरेज जो तो गांव में स्ट्रीट डेवलप लाइट्स थोड़ी होती की है। है। हम्म। जी सर। हम्म। हाँ हाँ। और और उसके फिर स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था भी पंचायत के स्तर पर की जाती है, और साथ ही पंचायत द्वारा जो पुस्तकालय निर्माण किए जाते हैं पंचायतों में, और उसके हम्म साथ ही साथ जैसे कि पशु शेड निर्माण करना, और या फिर हम्म, जो इस स्कूलों में या फिर जो हॉस्पिटल्स है वहां पर भवनों का निर्माण करवाना पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता है। जी जी। तो आप जो ये पहले ग्राम सेवक होता था ये पद, वीडियो? जी सर, ग्राम सेवक कहा जाता था। हाँ, इसको कब वीडियो का दर्जा दिया गया? सर, इसको ग्राम सेवक को वीडियो का दर्जा शायद मैं जहां तक याद कर पा रहा हूँ, इसको 2021 में वीडियो नाम कर दिया गया था। पूर्व में ग्राम सेवक था और वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी। हाँ, तो ये अधिकारी लगाने का पहले सेवक था और अब अधिकारी लगा दिया, इससे क्या फर्क पड़ा है? जी सर, इसमें मुख्यतः तो जो मानसिकता होती है उसका अंतर आता है कि लोगों की उम्मीदें ज्यादा हो जाती है कि अगर कोई अधिकारी पदनाम लगा रहा है, इसका मतलब यह है कि इसकी जवाबदेहिता लोगों के अनुसार ज्यादा हो जाती है, लोग उनसे अधिक अपेक्षाएं करते हैं, अधिक उम्मीदें लगाते हैं, तो इस कारण से ये नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि ग्राम सेवक भी कोई ऐसे गलत या कोई बुरा नाम नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की मानसिकता बदलने के लिए ही ये प्रयास किया गया है। हम्म। तो आपको लगता है कि अधिकारी शब्द लगाने से जिम्मेदारी बढ़ी है, और लोगों की जिम्मेदारी पे जो ग्राम सेवक होते थे वीडियो बन के कुछ खरा उतर रहे हैं, ऐसी कोशिश, ऐसा कुछ महसूस किया आपने अपनी नौकरी के दौरान? जी सर, ये बिल्कुल होता है। मानसिकता का फर्क पड़ता है इन चीजों में, जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी लगा देने से जो पद धारण करने वाला व्यक्ति है उसको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब मेरे अंदर कुछ ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, या फिर इस पोस्ट को लेकर मुझे ज्यादा गंभीर रहना है, तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिली है और काफी अंतर आया है। तो अपने प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं मेरे को प्रधान सेवक किया जाए, और आप सेवक से एक अधिकारी, अधिकारी का मतलब होता है कि आप किसी पे रोब झाड़ रहे हो, जबकि सेवक का मतलब होता है कि आप जनता की सेवा के लिए बने हो। तो कहीं कंट्रोवर्सी तो नहीं होती है इन चीजों में? ऐसा नहीं महसूस करते हैं आप?
नहीं सर, जहाँ तक मुझे लगता है कि नाम दोनों ही ठीक है, इसमें कोई बुरा नाम नहीं है दोनों में से कोई भी। लेकिन बस हम्म फर्क इतना है कि आप ग्राम विकास अधिकारी लगा देने से जनता जो है वो आपसे अधिक हम्म अपेक्षाएं रखेगी। आपको वो ऐसा चाहेगी कि आप उनके कार्य अधिक से अधिक प्रभावशाली तरीके से करें, और साथ ही जो कार्य करने वाला व्यक्ति है वो भी थोड़ा सजग तरीके से व्यवहार करने की कोशिश करता है। चलिए, अच्छी बात है। अब आप बताइए, फिजिक्स का प्रशासन में आपको एसडीएम बना दिया जाए तो आपने फिजिक्स की पढ़ाई की है, फिजिक्स जी का सर। कैसे उपयोग करोगे आप? फिजिक्स बेसिकली जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो फिजिक्स के जो डायमेंशंस आते हैं वो ये है कि जैसे पुल जो निर्माण हो रहे हैं या फिर किसी प्रकार की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें बनाई जा रही है, तो वहां पर जो टेक्निकल टीम है या फिर जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन बना के और उनकी चीजों को समझने में एक व्यक्ति ज्यादा सक्षम हो पाएगा अगर वो इन चीजों को पहले से पढ़ चुका है। और दूसरा हम्म कि कई बार ये होता है कि अगर आपदाएं कहीं पे आ चुकी है या फिर ऐसी कोई हम्म गतिविधि संपादित करनी है जिनमें हम्म साइंस का रोल है, तो वहां पर एक व्यक्ति जो इन चीजों के बारे में पहले से जानता है वो अधिक आसानी से कोई निर्णय ले पाएगा। और मैथ या केमिस्ट्री का कोई रोल देखते हो आप प्रशासन में? मैथ्स के रोल भी जी बिल्कुल है सर, जिसमें जैसे कि जो आंकड़े आते हैं उनको अच्छी तरीके से संधारित करने में भी मैथ्स का अपन यूज कर सकते हैं। और हम्म। केमिस्ट्री के मैं हालांकि अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जरूर इसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। हाँ हाँ, तो इसको भी थोड़ा पार्ट को तैयार कीजिए आप, क्योंकि कुछ जी चीजें सर। हैं जो जनरली वहां से एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्योंकि अभी जैसे इंटरव्यू चल रहे हैं, आपने पिछले दिनों में देखा होगा, तो लोगों के जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आप इनका प्रशासन में कैसे उपयोग करोगे, ये सारी चीजें है ना। तो जी सर। अब आप बीकानेर के कुछ हिस्टोरिकल या कल्चरल जो स्पोर्ट्स है जगह, उनके बारे में बताइए आप कुछ चार जी, पांच बीकानेर नाम। मुख्यतः जो राठौड़ राजवंश के द्वारा जो अलग अलग यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, जिसमें कि जूनागढ़, लालगढ़, हम्म और इसके हम्म अलावा जो बीकानेर के जो जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया है वो भी काफी प्रसिद्ध है। और उसके अलावा जो जैसे मंदिरों के निर्माण में करणी माता का मंदिर उल्लेखनीय है जो कि देशनोक में है। और उसके हम्म अलावा सालासर बालाजी के मंदिर भी, चूंकि वो चूरू में पड़ता है लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस या फिर निर्माण काल उसी समय का माना जाता है। और साथ ही हम्म इसके अलावा जो अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पे, जैसे केमल जो कि बीकानेर के रायसिंग में रायसर में होता है। और उसके आवा, अलावा जैसे कि आवाज नहीं आ बीकानेर रही की आपकी। लोकल। जी। आवाज, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ ओह सॉरी सर। हाँ हाँ जी सर, फिर वो हाँ हाँ। मॉन्यूमेंट्स के अलावा जैसे कि हम बात करें तो कल्चरल फेस्ट, और जैसे यहाँ पर ऊंट महोत्सव होता है वो भी काफी हम्म हम्म महत्वपूर्ण है। तो इन चीजों का कुछ आर्थिक महत्व भी है क्या, सांस्कृतिक के अलावा? जी सर, इन चीजों का आर्थिक महत्व जरूर है। जैसे कि मेले अगर त्योहारों का कहीं पर आयोजन हो रहा है तो वहाँ पर बड़े लेवल पे जो लोकल इकोनॉमी है या फिर जो लोकल वहाँ के प्रोडक्ट है उनको उस मेलों के माध्यम से पहचान मिलती है, और लोगों की आर्थिक व्यवस्था अच्छे से चल पाती है। और दूसरा, पर्यटन के माध्यम से सरकार को एक राजस्व का अच्छा खासा हिस्सा प्राप्त होता है। तो हम्म इनका महत्व है जरूर। हम्म। और मतलब आपको नोखा का एसडीएम बना दिया जाए, और नोखा की कुछ दो तीन बेसिक समस्याएं हैं जो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जिसमें गवार गम की फैक्ट्रियां हैं या कुछ कॉटन जी इंडस्ट्री की फैक्ट्री है ना। तो उनसे एक तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अब पहले नोखा से निकलते थे तो ऐसा कुछ लगता नहीं था, लेकिन अब निकलते हैं तो वहाँ की जो वायु है, वायु की गुणवत्ता, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो काफी गिर गया है ना। अब जी ऐसा सर। फील कर रहे हैं, तो वहाँ यदि आपको वहाँ का नोखा का एसडीएम बना दिया जाए तो आप इन पे कैसे कंट्रोल करोगे इन चीजों को? चूंकि नोखा एक इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पे काफी ऐसी कृषि रिलेटेड गतिविधियां चलती रहती है, तो इसी वजह हम्म से वहाँ पे पोल्यूशन भी काफी मात्रा में है। तो उसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि जो निजी क्षेत्र की वहाँ पे जो इंडस्ट्री चल रही है उनको हम्म पोल्यूशन कंट्रोल करने के प्रॉपर मेजर्स अपने लेवल पे स्टेब्लिश करने चाहिए। सरकार को भी उन्हें पाबंद करना चाहिए इन चीजों को लेकर। और हम्म दूसरा ये है कि जैसे वहाँ पर जो अदर जो वेस्टेज मटेरियल होता है उन मटेरियल्स हम्म। को, चूंकि ये बायो वेस्ट है, तो बायो वेस्ट को एक तरह से अलग प्रोसेस में यूज करके बायो डीजल या फिर बायो एथेनॉल वगैरह का भी यहाँ पे निर्माण किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये पोल्यूशन कम होने के चांसेस रहेंगे। वायु गुणवत्ता को कैसे सुधारोगे नोखा की? वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए जैसे कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है या फिर जो चिमनियों से जो धुआं निकलता है वहां पर फिल्टर का यूज करके या फिर एयर फिल्टर के माध्यम से इसको मिनिमाइज किया जाए। साथ ही साथ जो यहाँ पे जो डेजर्टिफिकेशन जो कि काफी है, तो उसको भी ओवरकम करने के लिए पेड़ों का वृक्षारोपण करना चाहिए। बिल्कुल। ग्रेट। आपकी हॉबी जैसे माइथोलॉजी है, तो आपने कोई वेद वगैरह उपनिषद पढ़े हैं क्या?
क्या पढ़ा है चूंकि आपने? माइथोलॉजी में ज्यादातर मेरा झुकाव फिक्शनल नॉवेल्स वगैरह की ओर था, चूंकि रामायण महाभारत मैंने थोड़ी पढ़ी है। तो हम्म वेद और उपनिषद की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है अभी तक। जी। अभी आपको लग रहा है कि देश में एक रिलीजियस डिस्टरबेंस टाइप का लग रहा है पहलगाम अटैक के बाद में, तो इसके संदर्भ में गीता का कोई आप कोटेशन उल्लेख करना चाहेंगे जिससे देश में एक रिलीजियस हार्मोनी भी बनी रहे और भारत जो अपना है स्टैंड ले सके या आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर सके? इसमें गीता किस तरह से योगदान दे सकती है, भले आपको संस्कृत में श्लोक याद नहीं हो, आप ओके। इसका गीता का किस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं? चूंकि गीता मुख्यतः इस बात पर जोर देती है कि व्यक्ति को अपने कर्मों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और साथ ही हम्म साथ गीता हमें दिखाती है कि वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा गीता के माध्यम से दिखाई पड़ती है। और गीता में हम्म अलग अलग धर्मों को या फिर अलग अलग उस टाइम की जो विचारधाराएं दर्शन थी उनको प्रॉपर तरीके से उसमें समाहित किया, जैसे कि सांख्य योग, सांख्य दर्शन और योग दर्शन जैसी चीजें उसमें समाहित है। उसमें उपनिषदों और काफी जो वैदिक ज्ञान है उनका सार है। तो कम गीता एक तरह की संतुलित विचारधारा है। अब वर्तमान में उसी संतुलित विचारधारा की जरूरत है जिसमें लोग मिल बांट कर हार्मनी के साथ रह पाए, ताकि इंडिया एज ए नेशन ग्रो कर पाए। नहीं, मैं अभी जो पहलगाम वाला कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में पूछ रहा हूँ, ओके। उसके बारे में इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? चूंकि पहलगाम अटैक में ये देखा जा रहा है कि चूंकि ये दो रिलीजियस कम्युनिटी जो है उनके बीच में कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में जो रिजल्ट है वो सामने आ रहे हैं, देश भर में ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। तो इसको हम्म कम करने के लिए हमें गीता के जो संदेश है जिसमें वो हारमोनी की ही बात करते हैं कि हमें अलग अलग जो बातें हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, सबको सम्मान देना चाहिए, सबको साथ में लेकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार की गीता की जो बातें हैं, या फिर गीता में जो कहा गया है कि हमें कर्म की प्रधानता को स्वीकार करना चाहिए, तो उसी को जोर देते हुए हमें लोगों को ये समझाना है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, जो कि है आपका अपने समाज के उत्थान में योगदान देना। तो इससे कहीं ना कहीं जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है वो आउटलाइन हो जाएगा उससे। हम्म। ठीक है सर, अब आप ललित सर आपसे चर्चा करेंगे। जी सर। थैंक यू। हाँ रविंद्र जी। हाँ जी हाँ जी सर, सर, गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। देखो, 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 मेरा ऑडियो वीडियो दोनों ऑफ है। हाँ, नहीं, आपके मोबाइल की वॉइस साइलेंस वॉइस कम करो। साइलेंट। हाँ। हाँ रविंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, सर। आवाज आ रही है। ठीक है। ये बताइए कि एक महिला है, इनका नाम है पायल कपाड़िया। पढ़ा है आपने इनके बारे में? जी सर, इनके बारे में मैंने शायद सुना है, पर अभी मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, क्या सुना है आपको, कुछ हल्का फुल्का कुछ? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कोई फोर्स में इनकी नियुक्ति से संबंध में मैंने कुछ सुना है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हम्म, ठीक है। एक और वर्ड है आईएनएस सूरत। जी सर। बताएं। जिस सर, आईएनएस सूरत इंडियन नेवी से रिलेटेड उनका एक विमान वाहक पोत है, जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो इनकी सिंधु सीरीज थी शायद तक, उसी में कमीशन किया गया हाल ही में। और इसके बारे में अधिक जानकारी मैं कोशिश करूंगा जानने की। आईएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेवल शिपमेंट। ठीक। ये विमान वाहक पोत है या मिसाइल भेदी पोत है? जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, वो एक विमान वाहक पोत ही होना चाहिए सर। मैं अच्छा, एक इसको और लेकर कोई श्योर नहीं विमान हूँ। वाहक पोत का नाम याद आ रहा है आपको? आईएनएस विक्रम एक विमान वाहक पोत है जो इंडियन नेवी के पास है। अच्छा, वो विक्रम नहीं है, वो विक्रांत है ना। आप थोड़ा ध्यान रखें। ओके। सॉरी सर, एक जी एक बिल्कुल। फिल्म चर्चा में अभी, अबीर गुलाल। ओके। अबीर गुलाल। इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। ओके, एक और व्यक्ति है फवाद खान। जी। बता पाएंगे फवाद खान कौन है? फवाद खान एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट है जो भारतीय सिनेमा में कई मूवियों में अपीयर हो चुके हैं, तो जिनको अभी हाल ही में इन्होंने पहलगाम अटैक के बाद में कोई बयान दिया है जिसके कारण से वापस चर्चा में है। अच्छा, तो
ये आपको नहीं लगता कि एक तरफ पाकिस्तानी जो सरकार है वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, और दूसरी तरफ हम उनके कलाकारों को, क्रिकेटर्स को अपने साथ खेलने का और यहाँ अभिनय का मौका देते हैं भारत में? तो क्या इसको उचित माना जाए? चूंकि हमें सबसे पहले तो जो भारत की संप्रभुता है और भारत की जो सुरक्षा संबंधी गतिविधियां हैं उन्हीं को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो भारत की आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस नीति है उनको अगर पाकिस्तान फॉलो कर रहा है या फिर उन नीतियों पर सहमति जता रहा है, तभी हमें कोई दूसरे जो क्षेत्र है जिन पे सहयोग की आशा हो उनको खोलना चाहिए। तो सबसे पहले जो रणनीतिक मुद्दे हैं उन्हें हल किए जाने की आवश्यकता है। तो मैं इस चीज के भारत सरकार के जो कदम है उनके समर्थन में हूँ कि हमें आर्टिस्ट और अन्य सभी प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनमें पाकिस्तान को किसी प्रकार की सहयोग नहीं करना चाहिए जब तक कि वो आतंकवाद पर अपना निर्णय स्पष्ट ना करे। ये तो क्रिकेट और एक्टिंग और इनका आतंकवाद से वैसे कोई लिंक है नहीं, तो अगर वो लोग आते हैं तो सुरक्षा को क्या खतरा हो सकता है? लेकिन कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक्स जो रिलेशन है उनसे रिलेटेड है कि भारत में अगर वो यहाँ पर अपना कुछ गतिविधियां कर रहे हैं या फिर जैसे क्रिकेट का भी आयोजन हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो रहा है पाकिस्तान के लिए। और जो एक सॉफ्ट पावर है उस तरह से भी वो यूज कर सकते हैं उस चीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो जो भारत सरकार अगर इन चीजों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाती है तो ही पाकिस्तान को कड़ा संदेश जाएगा कि आपको आतंकवाद पर कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। अच्छा। हम्म। ठीक। शिमला समझौता, जी सर। बताइए इसके बारे में। ये 1972 में हुआ था जब पाकिस्तान और जो ईस्ट पाकिस्तान था उस समय का, जब भारत ने बीच में मध्यस्थता करते हुए और बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करते हुए बांग्लादेश नाम के एक नए राष्ट्र की स्थापना करी थी। तो उस समय जब भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य ये ट्रीटी हुई थी, जो मुख्यतः इसी बात पर संबंधित थी कि जो भारत ने पाकिस्तान की जो उस समय की जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको वापस से अब उसी जगह स्थापित माना गया, और पाकिस्तान की जो ऑक्यूपाई हमारे लैंड थे जो इंडियन मिलिट्री ने कर लिए थे उनको वापस उनको सौंप दिया इसी शर्त पर कि वो भी अब लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो मुख्यतः उसी से संबंधित है। क्या थी इसमें शर्तें क्या थी, मतलब समझौते की शर्तें क्या थी? समझौते की शर्तें पूर्णतया तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है या जितनी मुझे जानकारी है वो इससे संबंधित था कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो माना जाता है और भारत के जो ठीक। जम्मू कश्मीर राज्य किसने है उन किया दोनों के था बीच की। समझौता? कौन था समझौते के बीच में? जी सर, ये समझौता इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था और पाकिस्तान की तरफ से इसमें मुझे जानकारी नहीं है कौन थे, तो माफी चाहूंगा उसके लिए। हम्म। ठीक है। ये माना जाता है कि भारत पाकिस्तान ने जो शिमला समझौता रद्द किया है ये भारत की एक तरह से कूटनीतिक विजय है। तो किस प्रकार इसको कूटनीतिक विजय माना जाएगा? शिमला समझौता जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं भारत को भी इससे एक एडवांटेज ही मिल जाएगा कि उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल की जो शर्तें थी उस टाइम पे जिस प्रकार की नीतियां निर्धारित की गई थी उनको अब यहाँ पर चूंकि पाकिस्तान ने ये पहल करके भारत को मौका दिया है तो भारत इसको अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। और किस प्रकार, जो वही मैं जानना आगे चाह की। रहा हूँ। वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, किस प्रकार यूज कर सकता है? जी सर, जो अनऑथोराइजली जो उस टाइम पे जम्मू कश्मीर के लैंड का जो पाकिस्तान द्वारा ऑक्यूपेशन ले लिया गया था उसे भारत वापस प्राप्त करने के प्रयास कर सकता है। हम्म। ठीक है। चीन ने भारत की रणनीतिक घेराबंदी कर रखी है। चीन ने भारत को एक तरह से प्रयास किया है कि चारों तरफ से घेर ले। इसको जी सर। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा गया है, मोतियों की माला। तो ये रणनीतिक जी। घेराबंदी को किस प्रकार आप क्लियर करेंगे, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाँ जी सर, चीन ने अपनी जो लोन दे करके या जो अदर कंट्रीज है उनके अपने हस्तक्षेप बढ़ाने की जो पॉलिसी है उसकी या उसके माध्यम से श्रीलंका या फिर म्यांमार जैसे कुछ कंट्री, जैसे कि श्रीलंका में जो बंदरगाह निर्माण कर रहा है चीन, और साथ ही जो म्यांमार में अलग अलग बंदरगाहों पर या फिर अपने मिलिट्री बेस बना रहा है, उसके माध्यम से भारत की चारों दिशाओं में अपनी मिलिट्री की प्रेजेंस सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है, जिसका भारत भी काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीन की चाल है कि वो भारत वो सब जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है उसमें भारत की प्रभुता को सीमित करते हुए अपनी बढ़त वहां पे हासिल करें। अच्छा।
और चूंकि आज मुख्यतः ट्रेड रूट उसी रास्ते से होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं नियंत्रण करने के चीन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। ट्रेड रूट्स का क्या रास्ता है? ट्रेड रूट चूंकि श्रीलंका से होते हुए जो यहाँ की एशियन कंट्रीज है वहां से होते हुए ये उसका कोई चीन की नाम है? हो। इन्होंने कुछ नाम रखा है उसका? सर इसकी मुझे जानकारी नहीं, मैं भूल रहा हूँ। ठीक। ये एक चीन का एक प्रोजेक्ट है, BRI। BRI पढ़ा जी है आप? सर। हाँ जी सर, इसके बारे में जानकारी है। चलो मैं इसके फुल फॉर्म बता रहा हूँ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जी तो बताएं अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो। जी सर, ये चीन का मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से इन्होंने जो मध्य एशिया की जो कंट्रीज है या फिर जो यूरोपीय कंट्रीज है वहां तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न देशों के साथ सहयोग स्थापित करते हुए जो रोड निर्माण करना या फिर अदर एक्टिविटीज, और या साथ ही साथ शिप लाइन अच्छे से बिल्ड कर पाने के लिए या फिर समुद्री ट्रेड को अच्छे से सुनिश्चित करने के लिए बंदरगाह निर्माण करना जैसी गतिविधियां चीन संपादित कर रहा है, जिसके माध्यम से अपने प्रोडक्ट को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अधिक से अधिक स्थापित कर पाए। ठीक। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया अभी इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया क्यों है चर्चा में? दीपक जी, आपका वीडियो ऑफ करिए। अभी जब मैं जी सर, बोलूं जब इसके आप बारे ऑन में करना। मैं जानने की कोशिश करूंगा, अभी जानकारी नहीं है। अच्छा। और कनाडा भी चर्चा में है। कनाडा। वहां पर कुछ भारतीय जो मूल के लोग हैं उनको लेकर के कुछ विवाद हुए थे, और साथ ही जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं या फिर जो खालिस्तान समर्थक जो वहां पर निवास कर रहे हैं उनके प्रत्यारोपण को लेकर भी भारत सरकार द्वारा कुछ सिफारिशें या फिर अर्जी लगाई गई थी, जिसके बारे में कनाडा सरकार का कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स आया नहीं है, तो उस कारण से वो एक विवाद का विषय था। कनाडा चुनाव के बारे में कुछ बता पाएंगे? सॉरी सर, उसकी जानकारी नहीं है। अच्छा। एक ये व्यक्ति हैं, मार्क कार्नी। जी बता पाएंगे इनके बारे में? सॉरी सर, सुना नहीं है इनके बारे में, मैं जानने की कोशिश करूंगा। ओके ओके। अभी जो एक वो जज से रिलेटेड मैटर है भ्रष्टाचार का, वो कौन से जज हैं? शायद तक सर दिल्ली हाई कोर्ट में नियुक्त भगवती शर्मा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उनका नाम है। जस्टिस वर्मा नहीं है? जस्टिस वर्मा का नाम सुना है आपने? जी सर। क्या मैटर था वो? अब वो वहां पर कुछ उनके जहाँ पर वो निवास कर रहे हैं निवास स्थल पर कुछ आगजनी की घटना होने के चलते वहां पर मनी से संबंधित कुछ बातें सामने आई थी कि वहां पर पैसे जलते हुए पाए गए थे, तो उस संबंध में उन पर जांच या कार्रवाई संपादित करते हुए उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। ओके। कौन करता है ट्रांसफर? हाई कोर्ट के जैसे जज है उनका ट्रांसफर कोलेजियम पद्धति से होता है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीशों का 4 अन्य न्यायाधीशों का योगदान होता है। कब शुरू हुई कॉलेजियम प्रणाली? कोलेजियम अलग अलग न्यायाधीश वादों में सामने आई थी, जिसमें मुख्यतः इसकी पूर्णतः एस्टेब्लिशमेंट 1993 का जो वाद है उसके बाद से कोलेजियम प्रणाली को कोलेजियम कहा जाने लगा था, लेकिन इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, इसमें 1983 का न्यायाधीशवाद था। उसमें ऐसे प्रावधान किए गए थे कि जो राष्ट्रपति और न्यायाधीश के मध्य विचारों का आदान प्रदान होगा वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा यदि उनकी सिफारिश एक मुख्य न्यायाधीश पर दो अन्य न्यायाधीश करते हैं तो। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मेरा। एक और वर्ड आता है, इन हाउस प्रोसेस। ये जी पढ़ा सर। आपने, इन हाउस प्रोसेस? नो सर, इसके बारे में पता नहीं। जी सर, रिव्यू रिव्यू करें। ओके सर। रविंद्र जी, जी सर। आवाज आ रही है मैं? जी बिल्कुल आ रहे हैं। हाँ हाँ। जी जी, आपका आपका ठीक ठीक है? है? नहीं आ नहीं रहे आ हैं रहे कि हैं तो बिल्कुल आप बिल्कुल आप सॉरी सॉरी बोल रहे बोल हैं, रहे हैं, अच्छा अच्छा है। है। और और आपको एक तो थोड़ा सा मैं क्रिटिकली इवेल्युएट करूं तो एक तो करंट से थोड़ा अपडेट रहना सर आपको ना। जी सर, वो कुछ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाया था सर पिछले कुछ हाँ, दिनों मेरे को में। लग रहा है दो तीन दिन दिक्कत से हुई थी। आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं। हाँ। तो मेरी राय है कि आप रोज न्यूज़पेपर को कम से कम दोनों न्यूज़पेपर को 2 घंटा दें। ठीक है? जी सर। क्योंकि और एक माइथोलॉजी के बारे में, क्योंकि वहां सब जो बैठे हैं ना आरपीएससी में,
वो सब डोकरे हैं ना, 60 साल के ऊपर जी वाले, ठीक है ना। तो फिलोसफी उनकी अच्छी होती है, वो फिलोसफर बन जाते हैं भले वो किसी सब्जेक्ट के हो, है ना। बुढ़ापे में जी जाके सर। आदमी फिलोसफर हो जाता है। तो उनको फिर यदि माइथोलॉजी आप अपना रखते हैं हॉबी, तो आप उसके अंदर थोड़ा जो भी एक दो चीज को, या छोटी सी गीता जो 10 रुपए की आती है उसको एक दो बार रीड आउट कर ले। जी सर। और वो जो अपना एथिक्स जो सेकंड चैप्टर आरपीएससी का जो मेंस में सेकंड में जो एथिक्स है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, जी उसमें सर। जी गीता का है। और जो दूसरे हाँ। दर्शन है, कांट और ये सब इनका है ना। तो इन चीजों से भी आपको थोड़ा पूछा जा सकता है ना। ओके और सर। एक अपने डिपार्टमेंट की जो योजनाएं हैं, ओके। है ना, ग्रामीण विकास से रिलेटेड, है ना। हॉबी में तो माइथोलॉजी है ना। इन दो तीन चीजों को जी आप सर। अपडेट, हाँ बिल्कुल अपडेट करें। बाकी आप नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल मना कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये भी कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा इसको जानने की। बाकी सर आपसे बात करें। थैंक यू सर। जी रविंद्र जी, जी सर। देखें, अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी। और थैंक यू सर। प्लीजिंग है, मतलब पॉजिटिव अपीयरेंस है आपका। ठीक है। और शब्द चयन ठीक है, भाषा शैली ठीक है, कहीं कहीं सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। और जैसे बीच में आपने ये कहा कि सर मुझे जानकर एक वर्ड बोला कि सर मुझे पूर्णतया ध्यान नहीं है, या शायद ऐसा हो सकता है। तो कोशिश करें कि शायद या पूर्णतया इस तरह के जो शब्द हैं उनसे बचे आप, या तो सॉरी बोल दें या उसको चेंज कर दें। मतलब शायद वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। ओके सर। और एक आपका करंट के, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन आज के पूछे हैं आपको, आज के ही थे लगभग क्वेश्चन। हाँ। ये अवेयरलेसनेस दिखाता है। मतलब आप, जैसे ये मैंने आपको पायल कपाड़िया का पूछा, तो इनको एक फ्रेंच पुरस्कार मिला, आज ही मिला है। आईएनएस सूरत की न्यूज आज ही है। ये गाइडेड मिसाइल लॉन्चर इससे लॉन्च होते हैं, इस पे एक परीक्षण भी किया गया है। और जो विक्रांत है, आईएनएस विक्रांत है, वो एयरक्राफ्ट है, वो विमान वाहक पोत है, ये सूरत नहीं है। ये थोड़ा सा इसको जी सर। नॉलेज और क्लियर रखें। एक ये अबीर गुलाल है, फवाद खान की फिल्म है, जिसको अभी भारत में बैन किया गया। और ये ओके। इसमें जो हीरोइन है वो वाणी कपूर है, इंडियन है, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। क्रिकेट जी और सर, वो आज के क्रिकेट, न्यूज़पेपर ना पढ़ पाने की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई सर। नहीं वो आपको जो मैं पढ़ना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। जी सर। आपको कम से कम 2-3 महीनों के न्यूज़पेपर से आपको डेली नोट्स बनाने चाहिए। इस बार वाला मेंस है ओके क्या सर। आपका? जी सर, अभी मेंस का एग्जाम है। हाँ, तो 2 घंटे न्यूज़पेपर से लिखेंगे, घंटा 1.5 घंटा, तो भी आपका हॉबी और न्यूज़पेपर पे बहुत काम करने की आवश्यकता है आपको। और ओके सर। चीन पर जैसे मैंने आपको रणनीतिक घेराबंदी के बारे में पूछा है, तो ये उत्तर आपका थोड़ा सा गोलमोल टाइप था। मतलब आपने अमूर्त आंसर दिया है, जैसे बीएमए में जो लोग लिखते हैं उसी तरह का ये उत्तर था। जबकि आपका उत्तर बहुत तथ्यात्मक होना चाहिए, उसको पॉइंट आउट करिए। आपके उत्तर कई जगह बड़े पैरा फॉर्म में होते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, एक बात से दूसरी बात निकाल रहे हैं, कोई तथ्यात्मक प्रॉपर आंसर नहीं आ रहे हैं कई क्वेश्चंस के। जैसे इसमें आपने जो रणनीतिक घेराबंदी है, उसमें आपने श्रीलंका और इनके नाम तो लिए हैं, पर आप बताइए कि श्रीलंका का अमनटोटा है, ये पाकिस्तान का ग्वादर है, ये म्यांमार का सितवे बंदरगाह है, या इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम है, जिसमें अभी नेपाल भी शामिल हो गया है। तो एक तरह से भारत के चारों तरफ से इसने घेरने का प्रयास किया है। और एक इसकी डेट डिप्लोमेसी, ऋण वाला आपने पूरा डिटेल में नहीं बताया, एक पॉइंट बोला पर वो ठीक था पॉइंट आपका। इसी तरह से बांग्लादेश ने अभी यूनुस की जो यात्रा है, तो आप इस तरह के जो प्रश्न है उसमें कम से कम 4 या 5 टू द पॉइंट तथ्य के साथ उत्तर देंगे, तो ज्यादा प्रभावी होगा। न कि पैरा फॉर्म में उसको आप घुमाते हुए बोलते जाएं, तो वो बैठेगा नहीं। एक आपका जो ये शिमला समझौता है, अभी इन दिनों बहुत आ रहा है न्यूज में, ये आपका मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, शिमला समझौता। अब हाँ जी शिमला सर। समझौते तो में इनमें अंतर, उम्मीद की जाती है कि पता होना चाहिए डिटेल में। नहीं डिटेल आपको अभी इसमें भारत की रणनीतिक फायदा क्या होगा वो बताना चाहिए। इसमें एक शर्त है कि ये जो भारत पाकिस्तान के आपसी विवाद है, इसमें काफी शर्तें हैं, मुख्यतः 4-5 शर्तें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक शर्त यह है कि भारत और पाकिस्तान आपसी विवादों को लेकर किसी तीसरे पक्षकार के पास नहीं जाएगा। तो अगर इस शिमला समझौते से हम बाहर आ जाते हैं, तो हम अब किसी बाध्यता में नहीं रहेंगे, नंबर 1। तीसरे पक्षकार पे नहीं जाएंगे और बार बार
पाकिस्तान कभी IMF में जाता है, तो कभी UNO में बोलता है, कभी ओपेक में कश्मीर मुद्दे पर बोलता है। तो बार बार वो उल्लंघन कर रहा था, हम नहीं कर रहे थे। तो अब हमें उस पर आरोप जी लगाने का एक, हमारे पास एक मजबूत पक्ष होगा। दूसरा, इसमें एक पॉइंट था कि सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे शिमला समझौते में, आपसी विवादों में। अब हम उससे बाहर आ गए। अब हमारे पास ये मौका है कि हम पाकिस्तान के विरुद्ध, आतंकवादी घटनाओं के विरुद्ध एक बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये भारत के रणनीतिक सकारात्मक बिंदु थे। तो आप LOC वगैरह जैसे धारा 4 में ये पॉइंट था, ये आज के न्यूज़पेपर में सारा ही, ये उत्तर आप नहीं दे जी पाए। सर, मैं पढ़ूंगा इसे। हाँ, इसको जी थोड़ा अच्छा करिए, ये एक बड़ा पार्ट होता है। देखिए, पर्सनालिटी हाँ पार्ट वाइज कोई कमी नहीं है, कमी रही आपके नॉलेज पार्ट में। और नॉलेज पार्ट में भी आपका बायोडाटा पे वर्क करें, आपके हॉबी पे वर्क करें, प्लस जो आपका जिला है उस पे, जिले के राजस्थान GK से। और करंट इश्यू बहुत बड़ा पार्ट होता है। देखिए, इंटरव्यू को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हो सकता है पूरा इंटरव्यू ही चीन पे चल जाए। तो आपको हर पक्ष को जी अच्छा बिल्कुल। तैयार कर लेना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन आपको पूछे ओके थे सर। मैंने, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, तो ये दोनों में चुनाव होने हैं अभी। दोनों में भारत के पक्षकार लोग भी हैं, भारत के विपक्षी लोग भी हैं। जैसे मार्क कार्नी है, ये भारतीय पक्षधर है। जो वहाँ के ट्रूडो थे, ट्रूडो को उन्हीं की पार्टी के, लिबरल पार्टी के थे, उनको हटाकर कार्नी बने। तो कार्नी अभी भारत पक्षधर है, तो इसलिए इनको ये चल रहा है। जैसे जस्टिस वर्मा है, तो वो आप डिटेल नहीं बता पाए उसका। तो अभी बहुत चर्चा में रहा ये मुद्दा। इन हाउस प्रोसेस जिसमें उनके तहत उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, वो इन हाउस प्रोसेस है। कॉलेजियम प्रणाली में प्रॉपर बताइए कि द्वितीय न्यायाधीशवाद था या प्रथम न्यायाधीशवाद था, प्रॉपर डेट के साथ इसको बताना चाहिए। ये तो आपका मेंस का पार्ट भी रहा है। जी सर। ओवरऑल हम देखें, जैसे एक नाम बोला आपने, इंदिरा गांधी जी, तो इसके बजाय आप बोले श्रीमती। देखें, जो राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो लोग हैं, उनके लिए जी वर्ड का यूज ना करके उनके आगे, नाम के आगे कुछ ऑफिशियल वर्ड यूज करें, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी, या श्री नरेंद्र मोदी, या PM नरेंद्र मोदी। अगर हम कहें PM नरेंद्र मोदी जी, तो ये थोड़ा सा एक पारिवारिक मुद्दा टाइप लगता है। जैसे ट्रंप जी जी, सर। कुछ लोग बोल जाते हैं ट्रंप जी, तो ये थोड़ा ऑड सा लगता है ना, मिस्टर ट्रंप, ये थोड़ा ऑफिशियल ओके नहीं सर। लगता। थोड़ी लैंग्वेज को और ऑफिशियल बनाइए। बाकी तो काफी पॉइंट, अवेयरनेस का भी कमी है। बाकी आपका वॉइस टोन नॉलेज ठीक है। अच्छा दिया उत्तर आपने। सिचुएशन में भी उत्तर आपका अच्छा था जो सर ने पूछा आपको। ये जैसे मैंने आपको पूछा कि कलाकार और क्रिकेट सुरक्षा खतरा, तो आप इसमें ये कहें कि सुरक्षा तो कोई खतरा नहीं है, पर जब तक हमारे भारत की आंतरिक सुरक्षा को हम सुनिश्चित करते हुए पाकिस्तान को बाउंड नहीं करेंगे, तो वो दूसरे फायदे उठाते रहेंगे। और हम लोग जो है कला के नाम पे हम उनको मौका देते रहेंगे। तो जो इकोनॉमी वाला पॉइंट था आपका अच्छा था, बस उसको थोड़ा और सेटअप जी बनाइए कि उसको हम दूसरे फायदे तब देंगे जब वो भारत की सुरक्षा से समझौता नहीं करे। नहीं तो हम जी सर। सुरक्षा के एक तरह से उनको अलाउ करके हम आंतरिक सुरक्षा से ही समझौता कर रहे हैं, क्योंकि फिर उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ। तो इस तरह से इस आंसर को थोड़ा मैनेज करिए। बाकी ठीक है, काफी 6 7 पॉइंट 8 पॉइंट बताए मैंने, इन पे थोड़ा वर्क करिए। नेक्स्ट ठीक है मॉक आ सर, जाए, मैं जब भी ध्यान आपकी रखूंगा। डेट आ जाए, तो नेक्स्ट मॉक की जी डेट आप हमको बताइएगा। तो उस डेट पे फिर हम अपना वर्क करते हैं। ठीक है सर, मैं आपको मैसेज करूंगा, और वीडियो अगर मिल जाती तो। वीडियो 2 दिन बाद मिलेगा, ओके सर। है नो ना, दो प्रॉब्लम। दिन में आपको भेज जी दूंगा। सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जी जी दीपक जी, दीपक जी वीडियो ऑन वीडियो करें। दीपक दीपक जी। जी